5 चौंकाने वाली तस्वीर। पहली तस्वीर एक भीषण कार हादसे की। अमेरिका के हाईवे पर एक कार इस कदर हादसे का शिकार हुई कि वो हवा में उछल गई। कई मीटर हवा में उछलने के बाद ये कार अपनी लेन से निकलकर दूसरी लेन पर आ जाती है। एक पल को ये फिल्मी स्टंट लगता है, लेकिन जब कार जमीन पर गिरी और ड्राइवर कराहने लगा तो लोग वहां पहुंचे और फिर रेस्क्यू का काम शुरू किया गया। यह हादसा वहां से गुजर रही एक कार के डैश कैम में रिकॉर्ड हो गया है। और दूसरी तस्वीर पेरू से, जहां फुटबॉल के मैदान में आसमानी बिजली गिरी। बिजली गिरते ही 8 खिलाड़ी जमीन पर पुतले की तरह गिर गए। चंद सेकंड बाद 7 खिलाड़ी उठ खड़े हुए, लेकिन एक खिलाड़ी जिसके सिर पर बिजली गिरी, उसकी दर्दनाक मौत हो गई। बिजली गिरने की घटनाओं में पूरी दुनिया में इजाफा हो रहा है। तीसरी तस्वीर देखिए जापान से, जहां एक डिफेंस कम्युनिकेशन सैटेलाइट को H3 रॉकेट से लॉन्च किया गया। यह सैटेलाइट जब आसमान में गया तो वहां से गुजर रहे एक प्लेन से इसका वीडियो बना लिया गया, जो अब सोशल मीडिया पर वायरल है। इस सैटेलाइट को कागोशिमा प्रांत के तनेगाशिमा अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया गया। H3 रॉकेट का यह चौथा लॉन्च था। इससे पहले मार्च 2023 में इसका पहला मिशन फेल हो गया था। और अब देखिए आपके सामने ये रहा चौथा वीडियो मॉस्को से, जहां बर्फ से ढकी सड़कों पर एक ट्रक ड्राइवर स्टंट करता नजर आया। ड्राइवर फिसलन भरी सड़क पर ब्रेक लगाता रहा, जिससे ट्रक ड्रिफ्टिंग करता नजर आया। ये देखिए। और अब पांचवी तस्वीर एक फ्लैट कार की। इटली की एक कंपनी ने दुनिया की सबसे सपाट कार बना ली है। यह कार इतनी सपाट है कि ड्राइवर को रेंग कर अंदर जाना पड़ता है और घुटने के बल बैठना पड़ता है। इसमें स्टीयरिंग भी नहीं है, बल्कि एक वीडियो गेम कंट्रोलर से इसे चलाया जाता है। यह कार जमीन से केवल आधा इंच ऊपर उठी हुई है। जी, अमेरिकी चुनावों की सबसे बड़ी कवरेज आप टीवी 9 भारतवर्ष पर देख रहे हैं। अमेरिकी चुनावों का महामुकाबला शुरू होने जा रहा है। कुछ घंटों के इंतजार के बाद पता लग जाएगा कि अमेरिका का असली बाहुबली कौन है। भारतीय मूल की कमला हैरिस अगर राष्ट्रपति बनी तो अमेरिका के 236 साल के इतिहास में वो पहली महिला राष्ट्रपति होंगी। लेकिन अगर ट्रंप राष्ट्रपति बनते हैं तो 131 साल में कमबैक करने वाले वो अमेरिका के पहले राष्ट्रपति बन जाएंगे। तो पूरी दुनिया की निगाहें अमेरिकी चुनावों पर हैं। कुछ देर बाद अमेरिकी जनता यह तय करेगी कि अगला राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बनेंगे या फिर कमला हैरिस। तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और मतदान के बाद मतगणना का काम भी फौरन शुरू हो जाएगा। चुनाव के अंतिम घंटों में भी ट्रंप और कमला दोनों मैदान में डटे हुए हैं। कमला हैरिस ने कुछ देर पहले पेंसिल्वेनिया में चुनावी सभा की तो डोनाल्ड ट्रंप ने मिशिगन में ताल ठोकी। ये दोनों राज्य स्विंग स्टेट हैं। यहां जिसके पक्ष में वोट पड़ेंगे वही उम्मीदवार अमेरिका का राष्ट्रपति बनेगा। यानी यहां की वोटिंग, यहां के नतीजे बहुत मायने रखते हैं। और देखिए अमेरिकी मतदान से 5 घंटे पहले का सर्वे और इसकी फाइंडिंग क्या है, ये अब हम आपको बताने जा रहे हैं। पॉली मार्केट के सर्वे में ट्रंप की जीत की भविष्यवाणी की गई है। ट्रंप को कमला पर 15.5% की बढ़त बताई गई है इस सर्वे में। तो हालांकि ज्यादातर सर्वे कमला हैरिस के पक्ष में जाते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन यह सर्वे ट्रंप के लिए खुशखबरी माना जा सकता है। पॉली मार्केट के सर्वे में ट्रंप की जीत की भविष्यवाणी की गई। तो यह सर्वे इसलिए भी महत्वपूर्ण क्योंकि अमेरिकी मतदान से 5 घंटे पहले इसे किया गया और इसकी रिपोर्ट हम अब आपके सामने रखने जा रहे हैं।
यह सर्वे पॉली मार्केट नाम की कंपनी ने किया है और इस सर्वे में क्या निकलकर सामने आया है यह देखिए। डोनाल्ड ट्रंप 57.8% इनकी जीत की संभावना है। वहीं अगर कमला हैरिस की बात की जाए, रिपब्लिकन उम्मीदवार की, डेमोक्रेट उम्मीदवार की बात की जाए तो 42.3% इनकी जीत की संभावना है कमला हैरिस की। यानी बड़ी बात देखिए क्या निकलकर सामने आ रही है। डोनाल्ड ट्रंप को 15.5% की लीड मिलती हुई नजर आ रही है। यानी अमेरिकी मतदान से ठीक 5 घंटे पहले जो सर्वे हुआ है उसमें डोनाल्ड ट्रंप बढ़त बनाते हुए नजर आ रहे हैं और डेमोक्रेट कमला हैरिस पीछे होती हुई नजर आ रही हैं, पिछड़ती नजर आ रही हैं ट्रंप से। कुल देखिए 513 पोल अब तक किए गए हैं और 263 पोल्स में ट्रंप आगे हैं। यानी ज्यादातर पोल्स में ट्रंप बढ़त बनाए हुए हैं। कमला आगे हैं 250 पोल्स में। तो कुल 513 पोल्स जिसमें से 263 पोल्स में डोनाल्ड ट्रंप आगे चल रहे हैं। कांटे की टक्कर, जोरदार मुकाबला दोनों नेताओं में। 7 स्विंग स्टेट का पोल ऑफ पोल्स अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं। ट्रंप आगे हैं 3 राज्यों में, कमला हैरिस आगे हैं 1 राज्य में और 3 राज्यों में टाई की स्थिति बनती हुई नजर आ रही है। न्यूयॉर्क का सीधे रुख करते हैं। अमेरिका के न्यूयॉर्क से मनीष झा हमारे सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं जो कि अमेरिकी इलेक्शंस को कवर करने के लिए वहां पर पहुंचे हुए हैं। मनीष, ये जो मतदान से ठीक 5 घंटे पहले का सर्वे आया है ये निश्चित तौर पर ट्रंप सपोर्टर्स के लिए खुशखबरी की तरह देखा जा रहा है। इसमें ट्रंप को काफी आगे बताया गया है। इस वक्त क्या हो रहा है न्यूयॉर्क में, क्या हलचल आप बता सकते हैं, दिखा सकते हैं हमारे दर्शकों को? बिल्कुल समीर, देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि 5 नवंबर को जो वोटिंग होनी थी वो शुरू हो चुका है अमेरिका के एक दूसरे कोने से और 3.5 घंटे से वोटिंग शुरू हो चुकी है और अगले 16.5 घंटे तक ये वोटिंग चलेगी अलग अलग हिस्से में। न्यूयॉर्क में कुछ देर के बाद यानी लगभग 3 से 4 घंटे के बाद वोटिंग शुरू हो जाएगी। लेकिन सबसे दिलचस्प बात मैं आपको बताऊं कि जो मिडनाइट वोटिंग के नाम से मशहूर है न्यू हैम्पशायर, वहाँ के एक छोटे से गांव में जब सबसे पहले वोटिंग शुरू हुई तो 6 लोग वोट देने के लिए गए और 6 में से 3 ने कमला के पक्ष में वोट दिया और 3 ने ट्रंप के पक्ष में वोट दिया। तो आप समझ सकते हैं कि मुकाबला किस हद तक का है। लेकिन जिस सर्वे की हम बात कर रहे हैं तो दरअसल तमाम जो सर्वे आ रहे हैं उसको लेकर भी आप यही कह सकते हैं कि ये बहुत हद तक निर्भर कर रहा है कि सर्वे करने वाली एजेंसी कौन है, क्योंकि बहुत सारी एजेंसी ऐसी है जो कमला हैरिस को जिता रही है, बहुत सारी एजेंसी ऐसी है जो ट्रंप को जिता रही है। इस बीच ट्रंप की पार्टी रिपब्लिकन का कहना यह है कि अभी तक जो बहुत सारी सर्वे ने अर्ली वोटिंग के आधार पर कंक्लूजन निकालना शुरू किया है, उनके लिए उनका कहना यह है कि 5 नवंबर का यानी जो पीरियड अभी चल रहा है अगले 15 घंटे में उनका कहना है कि रिपब्लिकन समर्थक जो है वो ज़्यादा संख्या में वोट करेंगे। ट्रेडिशनली ऐसा होता हुआ देखा जा गया है कि अर्ली वोटिंग की तुलना में जो फाइनल डे होता है, फाइनल डे को सबसे अधिक वोट रिपब्लिकन की तरफ से दिया जाता है। तो मोटे तौर पर अगर 16-17 करोड़ के आसपास टोटल वोट होता है और 8 करोड़ के आसपास अर्ली वोटिंग हो गई है, तो आज जो अभी 16 घंटे में 8 करोड़ और वोट डाले जाएंगे तो उसमें अधिकांश मतदाता जो है वो रिपब्लिकन समर्थक होंगे, ऐसा रिपब्लिकन पार्टी का कहना है। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो निश्चित तौर पर दोनों पक्ष के अपने अपने दावे हैं, लेकिन मुकाबला कितना टक्कर का है, जो मैंने आपको एक उदाहरण दिया कि 6 में से 3 वोट कमला को, 3 वोट ट्रंप को। जी बिल्कुल, तो कांटे की टक्कर दोनों नेताओं के बीच देखी जा रही है। कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप में से कौन बनेगा अमेरिका का नया राष्ट्रपति, ये चंद घंटों बाद तय हो जाएगा। अमेरिका के दर्शकों के लिए अब एक जरूरी जानकारी, टीवी 9 भारतवर्ष ने अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव के लिए अमेरिका में एक खास स्टूडियो बनाया है। इस खास स्टूडियो में हम रात 8:30 बजे से लगातार लाइव रहेंगे। अमेरिका के दर्शक जो हमारे हैं वो 732-496-8445 इस नंबर पर कॉल करके हमसे जुड़ सकते हैं। आप स्क्रीन पर ये नंबर इस वक्त देख रहे हैं। तो टीवी 9 भारतवर्ष ने अमेरिका के चुनावों के लिए खास तौर पर अमेरिका में जो स्टूडियो बनाया है उससे हम रात 8:30 बजे से लाइव रहेंगे और इस नंबर पर संपर्क करके अमेरिका के हमारे दर्शक हमसे जुड़ सकते हैं।
लोकतंत्र को वहां भी अमेरिका में चुनावी मुद्दा बनाया जा रहा है और कमला हैरिस जोर शोर से हर रैलियों में कह रही हैं कि अगर ट्रंप आ गए तो लोकतंत्र खतरे में पड़ जाएगा अमेरिका के अंदर। अमेरिकी चुनावों की टाइमलाइन क्या है, कब तक चुनाव होंगे और कब नतीजे आएंगे, आइए आपको ये बताते हैं। अमेरिकी चुनावों की पूरी जो टाइमलाइन है वो अब हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। आज शाम से शुरू हो जाएगा अमेरिका में मतदान। लोग पोस्टल बैलेट से मतदान करेंगे। बुधवार शाम 7 बजे से नतीजे आने शुरू हो जाएंगे। सभी 50 राज्य अपने अपने राज्यों के नतीजे घोषित करेंगे और सबसे आखिर में स्विंग स्टेट्स के नतीजे आ सकते हैं। यानी गुरुवार की सुबह तक अगले राष्ट्रपति की तस्वीर साफ हो जाएगी कि राष्ट्रपति कौन बनने जा रहा है, डोनाल्ड ट्रंप या कमला हैरिस। और देखिए, इस बीच अमेरिकी सिंगर लेडी गागा कमला हैरिस के पक्ष में प्रचार करने पहुंची। पेंसिल्वेनिया की रैली में कमला हैरिस के समर्थन में लेडी गागा ने अमेरिकी लोकतंत्र बचाने की अपील की। वहीं ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी के नेता विवेक रामास्वामी का दावा है कि ट्रंप ऐसी जीत दर्ज करने जा रहे हैं जो इससे पहले किसी राष्ट्रपति को नसीब नहीं हुई। For more than half of this country's life, women didn't have a voice. Yet we raised children, we held our families together, we supported men as they made the decisions. But tomorrow, women will be a part of making this decision. Today, I am holding in my heart all the tough, tenacious women who made me who I am. I cast my vote for someone who will be a president for all Americans. And now, Pennsylvania, it's your turn. The country is depending on you. So tomorrow, let's make sure all your voices are heard. Come on, let's go! Or Donald Trump is going to win this decisively. And I truly think it's going to be the latter. I've gone on the ground in Pennsylvania, across the country. I see an energy, especially from demographic groups that have historically gone Democrat, including young people, including Gen Z, coming our way. I love those early vote numbers. Again, in principle, there's two possibilities. One is we're doing great, and that's a predictor of how we're going to do in the election. The other is because of the emphasis for Republicans on voting early this year, people who would have voted on election day are now voting early instead, in which case that doesn't bode as well for us. So we got to stay objective heading into tomorrow. We can't celebrate yet. But my sixth sense, my gut, from traveling this country, Pennsylvania twice over the course of just the last week and last few days, suggests to me there's something real going on here. This could be a decisive, unifying victory where by tomorrow night, if not late, into the next day, Wednesday morning or Wednesday evening, we know exactly who's going to be the next president. That's Donald Trump. And uniting this country will then be the next step. और आइए अब आपको बताते हैं कि अमेरिका का चुनाव भारत के चुनावों से कितना अलग होता है, कितना डिफरेंट है, अंतर कई हैं। जरा गौर कीजिए। भारत की बात की जाए तो मतदान के दिन स्कूल, कॉलेज, ऑफिसेज में छुट्टी होती है। अमेरिका में ऐसा नहीं है, छुट्टी नहीं होती, सामान्य कामकाज चलता रहता है और लोग वोट भी करते रहते हैं। भारत में एक दिन में मतदान होता है, अमेरिका में 15 दिन पहले से वोटिंग जारी है। ये एक बड़ा फर्क है। वोटर आईडी या आधार कार्ड दिखाकर हमारे यहां वोटिंग होती है, लेकिन अमेरिका में कुछ राज्यों में कार के नंबर प्लेट या बिना आईडी के भी वोटिंग संभव होती है, मुमकिन होती है। ईवीएम से वोटिंग होती है हमारे यहां, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से, लेकिन अमेरिका में मत पत्रों के जरिए, बैलेट पेपर्स के जरिए ही वोटिंग की जाती है। ये एक बहुत बड़ा फर्क है। भारत में केंद्रीय चुनाव आयोग चुनाव कराता है, हमारा इलेक्शन कमीशन, और अमेरिका में किसी तरह का चुनाव आयोग नहीं है, कोई अलग से चुनाव आयोग नहीं होता, इलेक्शन कमीशन नहीं होता। हमारे साथ इस वक्त न्यूयॉर्क से मनीष झा लगातार बने हुए हैं। मनीष, आप कुछ दिनों से वहां पर मौजूद हैं। क्या कमला हैरिस की अगर हम बात करें तो भारतीय मूल की हैं कमला हैरिस, तो क्या यह बात भारतीय मूल के जो अमेरिका में वोटर्स हैं उनके भी जहन में है? क्या वो भी कमला हैरिस को लेकर पोलराइज होते हुए नजर आ रहे हैं?
और यही सवाल मेरा जो है वो महिला वोटर्स के संदर्भ में भी है, क्योंकि अरसे से इंतजार है अमेरिका को कि एक महिला राष्ट्रपति बने अमेरिका की। क्या ये दो बातें कमला हैरिस के पक्ष में लोगों को पोलराइज करने में कामयाब हुई हैं? देखिए, सबसे दिलचस्प बात है कि भारतीय समुदाय भी इस मामले में काफी बटा हुआ है। भारतीय समुदाय की एक बड़ी तादाद में लोग हैं जो कि डोनाल्ड ट्रंप के सपोर्ट में हैं और वो रिपब्लिकन पार्टी को वोट दे रहे हैं, जबकि ट्रेडिशनली इंडियन कम्युनिटी एज ए इमिग्रेंट, चूंकि वो बाहर से आए थे, वो डेमोक्रेट के सपोर्ट में हैं। और ऐसी स्थिति में कमला हैरिस को भी बहुत से भारतीय समुदाय के लोग वोट डाल रहे हैं। अब देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय समुदाय के लोगों की संख्या बहुत कम है उस तुलना में, लेकिन बहुत इन्फ्लुएंस है, यानी कि उन लोगों ने चुनाव में काफ़ी फंडिंग किया है, या कुछ जगह पर, कुछ पॉकेट में जहां पर वो रह रहे हैं वहां पर वो बड़ी तादाद में एक जगह रहते हैं, तो कई जगह वो डिसाइसिव हो सकते हैं। लेकिन चूंकि अमेरिका की चुनावी प्रक्रिया ही इतनी जटिल है कि वैसी स्थिति में अभी फिलहाल ऐसा लगता है कि भारतीय समुदाय बहुत हद तक दोनों पक्ष में किसको जिताया जाए इस पर बहुत ज़्यादा कारक साबित नहीं होता है। अब आप सोचिए ना कि एक छोटा सा उदाहरण मैं दूं, दिल्ली में 7 सीट है। बहुत बार ऐसा होता है कि दिल्ली में मान लीजिए 5 सीट एक पार्टी को चली गई, 2 सीट दूसरी पार्टी को चली गई, तो दोनों अपनी अपनी सीट रख लेंगे। लेकिन यहाँ वो नहीं है। यहाँ पर जिसको अगर 4 सीट मिल गई और दूसरे को 3 सीट मिल गई, तो 3 सीट वाले को भी अपनी सीट उनको देना होगा और 7-0 से वो निकल जाएगा। तो इस तरह की जब इलेक्टोरल कॉलेज है यहाँ पर, वही वजह से अमेरिकी चुनाव की प्रक्रिया बेहद मुश्किल हो गया है। एक खास बात और है, 50 साल पहले हमने दुनिया को भारत की पहली प्रधानमंत्री, महिला प्रधानमंत्री के तौर पर इंदिरा गांधी दे दिया था। 2 महिला राष्ट्रपति हमने दे दिया है। मौजूदा राष्ट्रपति हमारी महिला है। लेकिन अमेरिका जो खुद को सुपर पावर कहता है, इतना टेक्नोलॉजी में आगे खुद को बताता है, 250 साल का करीब उनका चुनावी इतिहास है, और अब तक उन्हें कोई एक सुटेबल कैंडिडेट महिला नहीं मिली जिनको वो राष्ट्रपति बनाएंगे। तो यही अमेरिकन लोगों की जो ये सोच है, ये जो आप कंजर्वेटिव सोच है, इन सब से अलग, चूंकि आपने कहा कि कमला हैरिस बतौर महिला, ये बात सच है कि आज की तारीख में कमला हैरिस के पक्ष में महिलाएं काफी समर्थन में जुटी हैं। और यही ट्रंप के लिए सबसे मुश्किल है कि अगर महिला फैक्टर चला तो ट्रंप को दिक्कत होगी। लेकिन अगर ट्रंप जैसा सबको कहते हैं कि बाहरी लोग आएंगे तो आप जितने गोरे लोग हैं उनके लिए खतरा है, अगर ये बात चल गई तो फिर ट्रंप के लिए बल्ले बल्ले है। बिल्कुल मनीष, बने रहे आप हमारे साथ। ये बहुत महत्वपूर्ण पहलू है इस बार के चुनावों के मद्देनजर। वहीं अमेरिका में 5 नवंबर को चुनावी तारीख है, लेकिन इस तारीख से कई दिन पहले से ही मतदान शुरू हो जाता है। इसे अर्ली वोटिंग कहते हैं। अर्ली वोटिंग में किसका पक्ष है मजबूत, आइए आपको ये बताते हैं, क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पहलू है। अर्ली वोटर्स किसके खेमे में? 15 करोड़ वोटर्स में से 8 करोड़ वोटर मतदान कर चुके हैं। अर्ली वोटिंग में डोनाल्ड ट्रंप को बढ़त का अंदेशा है। अर्ली वोटर्स पर डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी ने इस बार खास ध्यान दिया है। अंतिम दिन के मतदान में वोटर्स के स्विंग होने का खतरा है। तो यह भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है जिसे आपको नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। वहीं अमेरिकी चुनावों में ट्रंप और कमला के साथ साथ 2 और लोगों का भविष्य भी दांव पर लगा है। यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की और दुनिया के सबसे अमीर इंसान इलॉन मस्क। जीत हार का ज़ेलेंस्की और मस्क पर क्या असर पड़ेगा, आइए अब आपको यह भी दिखाते हैं। तो नए राष्ट्रपति का ज़ेलेंस्की और मस्क पर क्या रुख होगा? अगर ट्रंप जीतते हैं तो ज़ेलेंस्की पर निश्चित तौर पर दबाव बढ़ जाएगा। अगर कमला जीतती हैं तो इलॉन मस्क के लिए मुसीबत तो है ही, क्योंकि इलॉन मस्क खुलकर डोनाल्ड ट्रंप का समर्थन कर रहे हैं। यूक्रेन को मदद में कटौती संभव है अगर ट्रंप जीतते हैं तो। अगर कमला जीतती हैं तो कानूनी संकट में वो फंस सकते हैं, ये भी अहम है। नेटो पर दबाव संभव है अगर ट्रंप जीते तो। वहीं अगर कमला जीती तो युद्ध क्षेत्र में स्टारलिंक के इस्तेमाल पर विवाद जरूर होगा, यह भी तय मानिए। और अमेरिका में कैसे होता है राष्ट्रपति चुनाव, अब आपको इसका पूरा प्रोसेस समझाते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव हर 4 साल में नवंबर में होता है। नवंबर का पहला मंगलवार। चुनाव से 1 साल पहले ही इसकी प्रक्रिया शुरू हो जाती है। अमेरिका में 2 मुख्य राजनीतिक दल डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन हैं, जिनके उम्मीदवार ही चुनावी अभियान की शुरुआत करते हैं। अमेरिकी चुनाव के कुल 4 चरण हैं। आपको एक एक कर इन चरणों के बारे में बताते हैं। पहले चरण में प्राइमरी और कॉकस राउंड होते हैं।
ये दो ऐसे चरण हैं जिससे लोग राज्यों और राजनीतिक दलों को राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार चुनने में मदद करते हैं। इन दोनों का अपना अपना महत्व है। प्राइमरी में राष्ट्रपति चुनाव से पहले 6 से 9 महीने के अंदर लोग अपने उम्मीदवार को चुनते हैं। प्राइमरी मतदाता गुप्त वोटिंग करके अपने पसंदीदा उम्मीदवार का चयन करते हैं। वहीं कॉकस में पार्टी सदस्य चर्चा के बाद वोटिंग करते हैं और सर्वश्रेष्ठ उम्मीदवार का चयन किया जाता है। दूसरे चरण में डेमोक्रेट और रिपब्लिकन पार्टी राष्ट्रपति पद का अंतिम उम्मीदवार चुनने के लिए नेशनल कन्वेंशन आयोजित करती है। प्राइमरी और कॉकस के दौरान चुने गए प्रतिनिधि अपने पसंदीदा उम्मीदवारों का यहां समर्थन करते हैं। सम्मेलन के अंत में पार्टी राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार का ऐलान कर देती है। इसके बाद राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार लोगों का समर्थन हासिल करने के लिए पूरे देश में प्रचार करते हैं। तीसरे चरण में राष्ट्रपति पद के लिए आम चुनाव होता है। आम चुनावों में अमेरिका के हर राज्य के लोग राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के लिए वोट करते हैं। लोग अपने वोट के जरिए इलेक्टर चुनते हैं। हर राज्य की जनसंख्या के आधार पर उसके इलेक्टर तय होते हैं। कुल मिलाकर 538 इलेक्टर चुने जाते हैं। आम चुनाव के बाद इलेक्टर अपने वोट से राष्ट्रपति चुनता है। चौथे चरण में इलेक्टोरल कॉलेज की प्रक्रिया को अंजाम दिया जाता है। अमेरिका में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव सीधे जनता नहीं करती। राष्ट्रपति उम्मीदवारों को इलेक्टोरल कॉलेज नाम की प्रक्रिया से चुना जाता है। इलेक्टोरल कॉलेज प्रक्रिया में 538 इलेक्टर राष्ट्रपति चुनते हैं। जिस उम्मीदवार को 270 वोट मिलते हैं वो जीत जाता है और अमेरिका का राष्ट्रपति बनता है। यह है पूरा प्रोसेस, पूरी प्रक्रिया। अब आपको अमेरिकी चुनावों से जुड़ा एक दिलचस्प तथ्य बताते हैं। अमेरिका में किसी उम्मीदवार को अगर ज्यादा वोट मिले तो वो उसकी जीत की गारंटी नहीं होता। राष्ट्रपति बनने के लिए वोट नहीं बल्कि इलेक्टोरल वोट की जरूरत होती है। विनर टेक्स ऑल, यानी नंबर 1 पर रहने वाले को राज्य की सभी सीटें मिलने का नियम है। राज्य में जिस पार्टी के ज्यादा इलेक्टोरल वोट उसे उस राज्य की सभी सीटें मिल जाती हैं। यानी कि कैलिफोर्निया राज्य में 54 इलेक्टोरल वोट हैं। अगर कमला हैरिस 30 वोट जीतती हैं और ट्रंप 24 वोट हासिल करते हैं तो विनर कमला को माना जाएगा और 54 के 54 इलेक्टोरल वोट कमला हैरिस को मिल जाएंगे। 2016 में हिलेरी क्लिंटन से 28.6 लाख कम वोट पाकर भी ट्रंप राष्ट्रपति बने थे, क्योंकि तब ट्रंप इलेक्टोरल वोट्स में हिलेरी क्लिंटन से आगे थे। तो यह अपने आप में बहुत दिलचस्प पहलू है। मनीष झा हमारे सहयोगी न्यूयॉर्क से हमारे साथ बने हुए हैं। मनीष, दोनों ही नेताओं के चुनाव कैंपेनिंग को आपने बड़े करीब से देखा है, उस पर आप नजर बनाए हुए थे। कौन से वो मुद्दे हैं आपके हिसाब से जो इन चुनावों में सबसे बड़े मुद्दे बनकर उभरे हैं? और क्योंकि आपने अलग अलग दुनिया के हिस्सों में वॉर भी कवर की है, वॉर पर दोनों ही पार्टियों का रुख जो है वो भी अमेरिका की जनता को पता है, तो ये मुद्दा कितना असर डालता हुआ नजर आता है? देखिए, काश सबसे बेहतर तो ये होता कि अमेरिका की जनता इस बात को समझती कि उनके राष्ट्रपति बनने वाले जो भी हैं वो युद्ध के मामले में किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। क्योंकि अमेरिका जिस तरीके से लगभग कई 100 बिलियन डॉलर दूसरे देशों में युद्ध के नाम पर खर्च कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ अमेरिका की जनता को आज की तारीख में महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा में महंगी शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं में कमी जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको दूं। इस वक्त मैं न्यूयॉर्क के सबसे बेहतरीन जगह पर हूं, सबसे महंगे इलाके पर हूं। मैनहट्टन का ये इलाका है। ऐसे चमक दमक आपको काफ़ी दिख रही है, लेकिन जब मैं इसको कंपेयर करता हूं मॉस्को से, इसको कंपेयर करता हूं बीजिंग से, शंघाई से या दूसरे देशों के कई शहरों से, तो लगता है कि ये अब गंदा हो रहा है, इसका इंफ्रास्ट्रक्चर पुराना हो गया है। अब ये साफ तौर पर लग रहा है कि ये मनीष, अगर हो सके तो तस्वीरें भी दिखा दीजिए। तो आखिर क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि अमेरिका बिल्कुल, देखिए हम तस्वीरें भी कुछ दिखाते हैं आपको। कपिल, जरा सा तस्वीरें भी दिखाइए शहर की। अब आप देखिए, जब आप तुलना करते हैं
किसी जमाने में न्यूयॉर्क गगनचुंबी इमारतों के लिए जाना जाता था। आज वो सब इमारतें हैं, लेकिन आपको बदबू दिखाई देगी, आपको वो मेंटेनेंस दिखाई नहीं देगा जो अमूमन आपको मॉस्को में, शंघाई में या फिर बीजिंग में दिखाई देता है। और यहीं पर देखिए आप, यहाँ जब सब कुछ आपको साफ तौर पर दिखाई दे रहा है, ज्यादातर न्यूयॉर्क में मैनहट्टन के ज्यादातर बिल्डिंग में लगातार जो है उसको ठीक करने के लिए रेनोवेशन के काम चल रहे होते हैं। तर्क ये दिया जा सकता है कि ये पुराना है, बस यही बात तो हम कह रहे हैं कि अमेरिका सुपर पावर था, अमेरिका पुराना ऐसा मुल्क था जो शक्तिशाली था। लेकिन आज की तारीख में इन सब चीज़ों को देखिए, इसका मतलब ये नहीं है कि हम भारत के किसी द्वितीय या तृतीय श्रेणी के शहरों से तुलना कर रहे हैं। लेकिन हाँ, जब अमेरिका का सबसे आर्थिक तौर पर मजबूत शहर की ये अगर मौजूदा हालत है, तो यही बताता है कि अमेरिका के राष्ट्रपति का ध्यान अपने यहाँ नहीं है, तो वो जनता को भटकाने वाले मुद्दे की तरफ लेकर जाता है। और भटकाने वाले मुद्दे में क्या क्या है? भटकाने वाले मुद्दे में है कि अगर बाहरी लोग आएंगे तो फिर अमेरिका के जो मूल निवासी है वो खतरे में पड़ जाएगा। अब बताइए ये कि अमेरिका में मूल निवासी कौन है? सन 1400 ईस्वी में तो यहाँ पर कोलंबस आए थे, उसके बाद से अंग्रेज यहाँ पर आके बसे। तो बस अंतर यही है कि कुछ लोग अभी आए हैं, किसी के बाप दादा 200-400 साल पहले आ गए थे, लेकिन अब गोरे लोग को ये लगता है कि बाहरी लोग आकर उनका हक छीन रहे हैं। तो इस बात पर ट्रंप आगे बढ़ रहे हैं। बिल्कुल, खतरा दिखाकर वोट मांगने की ये नई परंपरा शुरू हो गई है। मनीष, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ सीधे न्यूयॉर्क से जुड़ने के लिए और ये अहम जानकारियां हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। अमेरिका के दर्शकों के लिए अब एक जरूरी जानकारी। TV9 भारतवर्ष ने अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव के लिए अमेरिका में एक खास स्टूडियो तैयार किया है। इस खास स्टूडियो में हम रात 8:30 बजे से लगातार लाइव रहेंगे। अमेरिका के जो हमारे दर्शक हैं, जो TV9 भारतवर्ष देखते हैं, उनकी जानकारी के लिए ये नंबर हम फ्लैश कर रहे हैं। नंबर नोट कर लीजिए, 732-496-8445। इस नंबर पर कॉल करके अमेरिका के हमारे दर्शक हमसे जुड़ सकते हैं। आप स्क्रीन पर यह नंबर इस वक्त देख रहे हैं। खबर देश की शान से जुड़ी। समंदर में दुश्मन का काल कही जाने वाली स्वॉर्म बोट मातंगी ने 1600 किलोमीटर का समुद्री सफर तय किया है। मातंगी भारत की पहली मानव रहित ऑटोनॉमस बोट है। स्वदेशी कंपनी की बनी ये ऑटोनॉमस सरफेस बोट बहुत जल्द नेवी में शामिल होने वाली है। इस बोट ने मुंबई से तमिलनाडु के तूतीकोरिन तक का 1600 किलोमीटर का सफर बिना किसी चालक दल के पूरा किया है। तो समंदर में दौड़ती मातंगी का यह वीडियो आपने देखा। समंदर में दुश्मन पर मातंगी का कहर। आइए इसकी कुछ और डिटेल्स, कुछ और खासियत से आपको कराते हैं वाकिफ। मातंगी स्वदेशी कंपनी की बनाई देश की पहली ऑटोनॉमस सरफेस बोट है, इसलिए यह खबर बहुत अहम है। मुंबई से तमिलनाडु के तूतीकोरिन तक का 1600 किलोमीटर का सफर बिना किसी चालक दल के पूरा किया है मातंगी ने। पहले पड़ाव में मातंगी ने ऑटोनॉमस मोड्स में मुंबई से कारवार तक की 600 किलोमीटर की दूरी तय की और उसके बाद आया दूसरा पड़ाव। दूसरे पड़ाव में कारवार से तूतीकोरिन तक का 1000 किलोमीटर का सफर इसने तय किया। मातंगी समुद्री जरूरतों के लिए बहुउद्देशीय बोट पानी, हवा और जमीन पर नजर रखने की कुवत रखती है। दूर से बैठकर इसे ऑपरेट किया जा सकता है। जरूरत पड़ने पर बोट के अंदर ऑपरेटर को भी बिठाया जा सकता है। इस हाई स्पीड बोट से दुश्मन का पीछा किया जा सकता है। दुश्मन पर हमला करने की भी इसकी क्षमता है। और आइए आपको अब हमारी संवाददाता अंजू निर्वाण की मातंगी पर एक रिपोर्ट दिखाते हैं। आपको इस वक्त हम दिखा रहे हैं अनमैन्ड ऑटोनोमस स्वार्म बोट्स, ऐसी बोट्स जो कि खुद पानी में चल सकती हैं,
ऑपरेट हो सकती हैं और मिशन को अंजाम दे सकती हैं। लेकिन ख़ास बात यह है कि इनका डुअल इस्तेमाल हो सकता है। इसके अंदर एक जवान बैठ के इस डोर के ज़रिए अंदर जाके इस पूरे सिस्टम को ऑपरेट कर सकता है। और इसकी ख़ास बात यह है कि इससे अटैक भी किया जा सकता है और सर्विलांस करने के लिए, एरियल सर्विलांस तक करने के लिए इसमें यहाँ पर एक ड्रोन को भी प्लेस किया जा सकता है। यानी कि मल्टीपल यूज़ इसके द्वारा किया जा सकता है। और ख़ास बात इसकी एक ये भी है कि इसके द्वारा जो पानी के अंदर अंडर वाटर जो ड्रोन्स हैं उनको भी प्लेस किया जा सकता है और उनको भी ऑपरेशन की ज़रूरतों के लिहाज से इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये एक ऐसा सिस्टम है जो कि हमारी नेवी को और भी मजबूत करेगा। फिलहाल भारतीय नौसेना ने इसके 12 सिस्टम को जो है वो प्रिक्योर किया है। 10 खासतौर से 10 जो सिस्टम है वो नेवी अपने पास रखेगी। वहीं 2 ऐसे सिस्टम हैं जिनका इस्तेमाल इंडियन आर्मी भी कर सकती है पैंगोंग त्सो में, क्योंकि भारत के सामने वहाँ पर चीन से चुनौती है और 160 किलोमीटर लंबी पैंगोंग त्सो झील है। तो वहाँ पे भी ये एक तरीके से ऑटोनोमस अनमैन्ड जो स्वाम बोट्स है वहाँ पर इसका इस्तेमाल खासतौर से किया जा सकेगा। वीडियो जर्नलिस्ट राजू यादव के साथ अंजू निर्वाण, TV9 भारतवर्ष। और आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। अहम खबर, यूपी के मदरसों को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आ गया। अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने यूपी मदरसा एक्ट को संवैधानिक बताया है और इस पर दिए हाई कोर्ट के फैसले को पलट दिया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से यूपी के उन लाखों छात्रों को राहत मिली है जो मदरसों में पढ़ाई करते हैं। यूपी मदरसा एक्ट को सुप्रीम कोर्ट ने मान्यता दे दी है। यूपी मदरसा एक्ट संविधान का उल्लंघन नहीं है, यह आज सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया। शिक्षा को नियमित करने का कानून सही है। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट का जो फैसला था उसे कर दिया है खारिज। तो यह अहम फैसला जिसका लाखों छात्रों पर असर पड़ेगा। 13,000 मदरसे चलते हैं यूपी में, उस पर इसका असर पड़ेगा। मदरसों पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला। यूपी मदरसा एक्ट पूरी तरह से संवैधानिक है, कॉन्स्टिट्यूशनल है। यह आज देश की सबसे बड़ी अदालत ने कह दिया। एक्ट से संविधान का उल्लंघन नहीं होता है, यह भी क्लियर किया गया है। एक्ट मूल अधिकार का उल्लंघन नहीं है, यह सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर किया है। रोजाना कामकाज में हस्तक्षेप इससे नहीं होता है, यह सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है। सरकार शिक्षा को नियमित कर कानून बना सकती है, यानी रोजाना का जो कामकाज है उसको लेकर यूपी सरकार अगर चाहे तो बदलाव कर सकती है। अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा करना इसका मकसद है। यानी यूपी मदरसा एक्ट जो 2004 में बना उससे सुप्रीम कोर्ट ने इस नजर से देखा है। सिलेबस के साथ छात्रों का स्वास्थ्य भी जरूरी है, उस पर भी फोकस रहना चाहिए। अब फैसले का असर क्या पड़ेगा? सबसे बड़ा असर तो यही कि मदरसों में पढ़ाई जारी रहेगी, वरना एक तलवार लटक गई थी सारे के सारे मदरसों पर। यूपी के 13,000 मदरसों को यही वजह है कि यह फैसला राहत उनके लिए लेकर आया है। 13,000 मदरसों में 17 लाख छात्र पढ़ाई करते हैं, यह फैसला उनके पक्ष में गया है। छात्रों के भविष्य पर अब कोई संकट नहीं है, यह सुप्रीम कोर्ट के आज के इस फैसले से बिल्कुल साफ हो गया। और मुस्लिम धर्मगुरु खालिद रशीद फिरंगी महली और जमीयत उलेमा हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर क्या कहा है, आइए देखते हैं। हम लोग अभी जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है उत्तर प्रदेश मदरसा एक्ट के सिलसिले में कि वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है बल्कि कॉन्स्टिट्यूशनल है, और इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस फैसले को रद्द किया है। इससे तमाम मदरसे से मुताल्लिक़ लोगों में खुशी और मसरत की लहर दौड़ी है। और जाहिर सी बात है ये यूपी मदरसा एक्ट उत्तर प्रदेश की हुकूमत ने खुद बनाया था, तो कोई भी एक्ट जो हुकूमत ने बनाया हो वो किस तरीके से अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो सकता है। आज की तारीख़ में भारत का मुसलमान अपने आप को बहुत डिमोरलाइज्ड फील कर रहा है, डिफरेंट रीज़न से, एक नहीं बहुत सारे रीज़न्स हैं। तो ऐसे में ये फ़ैसला जो है वो मैं समझता हूँ कि सभी लोगों के लिए, इंसाफ पसंद शहरियों के लिए बड़ा इत्मीनान बख्श होगा।
तो यूपी मदरसा एक्ट पूरी तरह से संवैधानिक है, सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ किया है। और सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह क्या कह रहे हैं, देखिए। तो ये एक बहुत बड़ी फैसला है। देश के बड़ी आबादी वाला राज्य उत्तर प्रदेश में, जहां 20% की आबादी है मुसलमानों का, वहां के बच्चों के लिए, भविष्य के लिए बड़ा फैसला है, उनके हित का फैसला है। और देखिए इस वक्त की अहम खबर, वक्फ संशोधन बिल पर संसदीय कमेटी की बैठक का विपक्षी दलों ने बहिष्कार कर दिया है। कमेटी के अध्यक्ष जगदंबिका पाल की कार्यशैली को लेकर नाराजगी है, उनकी कार्यशैली पर नाराजगी का इजहार किया गया है। नाराज विपक्षी सांसदों ने स्पीकर से जगदंबिका पाल की शिकायत की है। विपक्षी सांसद बोले, स्पीकर ने कहा समस्या का समाधान निकालेंगे। आमोद रॉय हमारे पॉलिटिकल एडिटर इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। आमोद, हुआ क्या जिसके बाद बाकायदा विपक्षी सांसदों ने बहिष्कार कर दिया मीटिंग का और स्पीकर से शिकायत करने के लिए पहुंच गए? देखिए, स्पीकर से उनको शिकायत करने का समय पहले से मिला हुआ था और कल ही ये तय हो गया था कि 1:30 बजे स्पीकर से वो मिलेंगे और अपनी बात रखेंगे। कल विपक्षी दल के सांसदों ने जो समिति है उसके अध्यक्ष जगदंबिका पाल पर मनमानी का आरोप लगाया था और कहा था कि जब इच्छा होती है मीटिंग बुला लेते हैं, जब इच्छा होती है जिसको मन करे उसको बुला लेते हैं और किसी से मशवरा नहीं करते हैं। तो मनमानी का आरोप उन पर लगा था और विपक्षी दलों ने के सांसदों ने जो पत्र लिखा उसमें ये लिखा है कि अगर ऐसा ही होता रहा तो हम लोग मजबूरी में बाइकआउट करना पड़ेगा, इस समिति का बहिष्कार कर सकते हैं, ऐसा हमें मजबूर न किया जाए। तो आज स्पीकर ने उनको बुलाया और उनकी बातें सुनी और स्पीकर ने कहा कि आपकी बात को हम उनसे चर्चा करेंगे जगदंबिका पाल से और आपको कोई दिक्कत नहीं हो इसका ख्याल रखा जाएगा। तो ये एक प्रक्रिया है और उसी प्रक्रिया के तहत आज बैठक से थोड़ी देर पहले निकल कर गए सारे सांसद और उनसे मिलकर फिर पुनः बैठक में आ गए हैं। और बैठक में जो है वक्फ बोर्ड की जो बैठक अभी चल रही है उसमें अभी हरीश साल्वे पहुंचे हैं। हरीश साल्वे बोहरा मुस्लिम समाज की तरफ से रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं और उनकी बातों को समिति के सामने रख रहे हैं कि वक्फ बिल की जरूरत है या नहीं है तो कितनी जरूरी है और इसमें संशोधन जो किए गए हैं कितने जरूरी है। ठीक है, यानी स्पीकर से शिकायत करने के बाद जो तमाम मेंबर्स हैं जेपीसी के वो वापस आ गए हैं और दोबारा ये मीटिंग शुरू हो गई है। आमोद हमें ये अपडेट दे रहे थे। वहीं दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की बड़ी बैठक हो रही है। दिल्ली चुनाव पर शाम 5 बजे बीजेपी हेडक्वार्टर में ये बैठक होगी। दिल्ली चुनाव पर गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा इस बैठक में मौजूद होंगे। उनके साथ साथ बैठक में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर, मनसुख मांडविया भी होंगे। केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी, हर्ष मल्होत्रा भी बैठक में शामिल होंगे। आमोद राय हमारे साथ मौजूद हैं। आमोद, इस मीटिंग का एजेंडा क्या रहने वाला है और क्या क्या आज तय हो जाएगा इस मीटिंग में? देखिए, आज भी बीजेपी ऑफिस में थोड़ी देर में ये बैठक शुरू होगी और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह इस बैठक को लेने वाले हैं। कई केंद्रीय मंत्री, बताया जा रहा है कि आधा दर्जन से ज्यादा केंद्रीय मंत्री इस बैठक में शामिल होंगे। मनोहर लाल खट्टर अभी पहुंचे हैं, उनके साथ ही किशन रेड्डी भी बैठक में पहुंचे हैं। तो ये कहा जा रहा है कि दिल्ली में जो चुनाव होना है विधानसभा चुनाव उसको लेकर तैयारियों को लेकर चर्चा होगी और उसके साथ ही कुछ अन्य गंभीर विषय भी चर्चा किए जा सकते हैं बैठक में। तो अभी बैठक का जो प्राथमिक एजेंडा है ये पता चल रहा है कि दिल्ली में चुनावी तैयारियों को लेकर इसमें चर्चा हो सकती है, लेकिन उसके अलावा भी कुछ अन्य विषय भी इस बैठक में चर्चा हो सकते हैं। बीजेपी में ये बैठक 5 बजे शुरू होगी बीजेपी मुख्यालय में और बीजेपी अध्यक्ष अब से कुछ देर में यहाँ पहुंचने वाले हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आमोद आपका इस ताजा जानकारी के लिए। और एक और अहम खबर दिल्ली से ही जुड़ी है। दिल्ली सरकार ने 7 नवंबर को छठ त्योहार की छुट्टी घोषित कर दी है। दिल्ली की सीएम आतिशी ने इसका ऐलान कर दिया है। दिल्ली में 1000 से ज्यादा घाट बनाए गए हैं छठ पूजा के मद्देनजर। इस बात का भी जिक्र उनकी तरफ से किया गया। इस साल भी छठ के महापर्व का बहुत भव्य आयोजन दिल्ली में हो रहा है। जैसा आप सबको पता है, 7 तारीख को जिस दिन शाम को सूर्य भगवान को अर्घ चढ़ाया जाएगा, 7 तारीख को दिल्ली सरकार ने इस साल छुट्टी की घोषणा करी है और उसका नोटिफिकेशन आज या कल में निकल जाएगा। इसके अलावा पूरी दिल्ली में 1000 से ज़्यादा
छठ घाट बनाए जा रहे हैं दिल्ली सरकार द्वारा, जहां पे छठ पूजा 7 तारीख की रात को और 8 तारीख की सुबह कराई जाएगी। इतने भव्य स्तर पे जो छठ पूजा हो रही है, इसकी शुरुआत पिछले 10 सालों में हुई है। 2014 में अरविंद केजरीवाल जी के मुख्यमंत्री बनने से पहले पूरी दिल्ली में सिर्फ 60 छठ के घाट होते थे जहां पे छठ पूजा होती थी। लेकिन आज 10 साल के बाद अरविंद केजरीवाल जी के मार्गदर्शन में 1000 छठ घाट दिल्ली सरकार द्वारा बनाए जा रहे हैं। इन छठ घाटों पर आयोजन दिल्ली सरकार द्वारा होता है। आर्टिफिशियल घाट इरिगेशन फ्लड कंट्रोल विभाग, पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा बनाए जाते हैं। वहां पर दिल्ली जल बोर्ड पानी का इंतजाम करती है। मेडिकल सुविधा भी दी जाती है। जो बड़े छठ घाट हैं वहां पर हेल्थ डिपार्टमेंट द्वारा डॉक्टर्स, नर्सेज को डिप्लॉय किया जाता है। इन छठ घाटों पर दिल्ली के राजस्व विभाग द्वारा पूरा टेंट, लाइट, साउंड का अरेंजमेंट होता है। जो भी बड़े छठ घाट हैं वहां पर मैथिली भोजपुरी अकादमी के माध्यम से कल्चरल प्रोग्राम्स का आयोजन करवाया जाता है। दिल्ली में छठ घाटों की एक तो संख्या बढ़ा दी गई है और तमाम तरह के जो इंतजाम किए गए हैं उनके बारे में बता रही थी मुख्यमंत्री आतिशी। अगली बड़ी खबर, महिला आरक्षण को लेकर मध्य प्रदेश सरकार ने एक बड़ा फैसला किया है। सरकारी नौकरियों में महिला आरक्षण 2% और बढ़ा दिया गया है। सरकारी नौकरियों में महिलाओं को अब मिलेगा 35% आरक्षण। मध्य प्रदेश में पहले 33% महिला आरक्षण की व्यवस्था थी, अब इसे 2% बढ़ा दिया गया है, यानी अब महिलाओं को 35% आरक्षण मिलेगा। मध्य प्रदेश में शासकीय सेवा में जो भी भर्तियां होंगी उसमें रिजर्वेशन जो पहले 30% हुआ करता था, फिर 33% हुआ, अब 35% हो गया है। इसका निर्णय सरकार ने पहले ले लिया था। आज कैबिनेट ने उसको कार्योत्तर अनुमोदन कर दिया है। अब महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक बड़ा महत्वपूर्ण कदम है कि शासकीय सेवाओं में जितनी भी भर्तियां मध्य प्रदेश में होंगी उसमें 35% महिलाएं होंगी। तो सरकारी नौकरियों में मध्य प्रदेश के अंदर अब महिलाओं को 35% आरक्षण की व्यवस्था कर दी गई है।